आज के क्लास में हम लोगों को देखना है थॉमसन मॉडल। हिंदी में उसे थॉमसन मॉडल लिखते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, और इंग्लिश में THOMSON, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यह 1893 में उन्होंने दिया था। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो सबसे बड़ा समस्या है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से सजे हुए हैं। तो सबसे पहला कोशिश जे थॉमसन ने किया था, उन्होंने बताया, उन्होंने तुलना की, परमाणु की तुलना एक तरबूज से की और बताया कि परमाणु को एक तरबूज मान लिया जाए, और तरबूज को जैसे हम देखते हैं तो तरबूज के अंदर जो लाल वाला भाग होता है, उसी तरह परमाणु के अंदर जो धन आवेश है अर्थात प्रोटॉन पूरे तरबूज के लाल वाले भाग की तरह पूरे परमाणु में फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। इसीलिए इस मॉडल का नाम प्लम पडिंग मॉडल दिया गया है, प्लम पडिंग मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि अगर यह परमाणु है गोलाकार तरबूज की तरह, तो धन आवेश चारों तरफ बिल्कुल फैला हुआ है जिस प्रकार तरबूज में लाल वाला भाग फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं। और यह पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। उन्होंने बताया कि दोनों का चार्ज बराबर और विपरीत होता है, एक ऋण आवेशित है, एक धन आवेशित है। ऋण आवेशित धन आवेशित को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसे क्लियरिफाई नहीं किया, इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या दिया गया, प्लम पडिंग मॉडल, क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना किससे की थी, तरबूज से की थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अगर लिखना होगा आंसर तो लिखेंगे जे थॉमसन ने परमाणु की तुलना तरबूज से की, और उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन ठीक उसी प्रकार फैले होते हैं जिस प्रकार तरबूज में लाल वाला भाग फैला होता है, अर्थात धन आवेश चारों तरफ बिल्कुल बराबर फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। और धन आवेश ऋण आवेश को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। यह पहला कोशिश था। इसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल आया। रदरफोर्ड्स मॉडल में रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर सोने के पत्थर लिया, बिल्कुल पतला सा पत्थर, और उस पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। यह सोने का पत्थर था, उस पर अल्फा कणों का प्रहार कराया। अल्फा कण, अल्फा कण होता क्या है, जो हीलियम होता है जिसका परमाणु संख्या 2 द्रव्यमान संख्या 4 होता है। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर इससे बाहर कर लिया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर कर लिया जाए तो हीलियम के सिर्फ नाभिक बचते हैं। हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। जब सोने की पत्ती पर अल्फा कणों का प्रहार कराया गया तो देखा गया ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में बिना विचलित हुए बाहर निकल जा रहे थे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर भाग क्या है, ज्यादातर भाग खाली हैं किसी भी परमाणु के। बहुत कम अल्फा कण कम एंगल से मुड़ रहे थे, बहुत कम अल्फा कण ज्यादा एंगल से मुड़ रहे थे, और करीब करीब 1 लाख में से 1 अल्फा कण जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर लौट जा रहे थे। तो सबसे पहले सूचना क्या मिली, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रहार सोने की पत्ती पर कराया तो सूचना क्या मिली, ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में बिना विचलित हुए निकल जा रहे थे। दूसरा सूचना मिला कि बहुत कम अल्फा कण कम एंगल से मुड़ रहे थे, और
ज्यादा एंगल से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत बहुत कम थी और 1 लाख में से करीब 1 अल्फा कण ऐसे थे जो जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर लौट जा रहे थे। अब सोचने वाली बात है, यहां हम लोग देख रहे हैं यह धन आवेशित है और यह क्या हो रहा है, यहां विचलित हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अर्थात रिपल्सन तभी होगा जब यहां पर कोई बीच में धन आवेशित कोई भाग होगा। यह क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एरिया होगा, जहां से जाते ही वहां क्या हो गया, विकर्षण हो गया। और चूंकि हम यह भी देख रहे हैं जो विकर्षित होने वाले हैं, जो रास्ते से मुड़ने वाले हैं, कम एंगल से मुड़ रहे हैं और ज्यादा एंगल से मुड़ रहे हैं, उसकी संख्या कम है। अर्थात बीच में जो धन आवेश वाला भाग है वह बहुत बहुत छोटा सा भाग है। तो निष्कर्ष, यह तो सूचना मिली। सूचना क्या मिली, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड किए उसके बाद कुछ सूचनाएं उन्हें मिली। पहला सूचना क्या मिली, ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में बिना विचलित हुए सोने के पत्थर से वो पार कर रही थी। दूसरा, कम कोणों से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या कम थी और ज्यादा एंगल से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी। तीसरा, 1 लाख में से 1 अल्फा कण अपने ही पथ पर वापस लौट रही थी। निष्कर्ष, इसी सूचना के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष, उन्होंने बताया कि ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में बिना विचलित हुए सीधी निकल जा रही थी। अर्थात कोई भी चीज अगर सीधा निकल जाए इसका मतलब मैदान खाली है। तो पहला क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा, अगर जो अल्फा कण टकरा के कम कोण या ज्यादा कोण से मुड़ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है। इसका अर्थ क्या है, विचलित तो हुआ, वो विकर्षण हुआ, अपने रास्ते से मुड़ा। अर्थात वो रास्ते से कब मुड़ेगा, जब उसके रास्ते में धन आवेश है और धन आवेश के रास्ते में धन आवेश आएगा तभी वो विचलित होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सेम चार्जेस के साथ विकर्षण होता है और विपरीत चार्जेस के साथ आकर्षण होता है। तो यहाँ विकर्षण हो रहा है, अर्थात बीच में जो भाग है जहां से वो विचलित हुआ उस बीच में कोई ना कोई धन आवेशित भाग है। परमाणु के बीच में
आवेशित भाग होता है जिसका आकार काफी छोटा होता है। और इसी को, चूंकि उसका बीच में जो धन आवेशित भाग है, रदरफोर्ड ने धन आवेशित भाग को नाभिक कहा, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस कहा। तो प्रश्न में आता है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। क्या था? सोने की पतली पत्ती पर जब अल्फा कणों का प्रहार कराया तो ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में बिना विचलित हुए सोने की पतली पत्ती को पार कर रही थी। उससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। दूसरा, कम कोणों से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या कम थी और ज्यादा एंगल से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी। अर्थात जहां पर वह विकर्षण हो रहा था, जो परमाणु के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्ट था, धन आवेशित भाग था, उसका आकार काफी छोटा था। और उसी को रदरफोर्ड ने क्या कहा? नाभिक कहा। इसलिए डिस्कवरी ऑफ नाभिक रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। इसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। रदरफोर्ड जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में भ्रमण करते हैं। इस वृत्तीय पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहा गया है। अब हम लोग को देखना है रदरफोर्ड मॉडल के दोष। क्या कमी रह गई उनके मॉडल में? तो रदरफोर्ड मॉडल में जो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमते रहती है एक्सेलरेटेड मोशन में। तो ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वृत्तीय पथ में घूम रहा है। कहता है कि जब एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी चार्ज कण अगर कहीं घूमता है एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वह उससे एनर्जी का ह्रास होता है, वह एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका एनर्जी कमजोर पड़ेगा और नाभिक क्या होगा? उसे धीरे 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 अपनी ओर खींचेगा। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए? नाभिक के अंदर जाकर समा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? बिल्कुल स्थिर होता है। तो लिखेंगे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का ह्रास करेगा।
कहता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का ह्रास करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। परमाणु स्टेबल होता है, अस्थिर होता है। दूसरा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को निश्चित नहीं बताया गया। रदरफोर्ड ने तो यह बताया ही नहीं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार तो परमाणु और स्थिर हो गया, क्योंकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में घूमेगा तब उससे एनर्जी का ह्रास होगा और उस दौरान वह कमजोर पड़ेगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, नाभिक उसे अपनी ओर खींच लेगा और धीरे धीरे उसे क्या होना चाहिए था, नाभिक में समा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परमाणु तो बिल्कुल स्थिर होता है। दूसरा चीज, नाभिक के चारों ओर किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा यह तो रदरफोर्ड ने बताया ही नहीं, तो यहां पर भी उनका दोष रह गया। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसे पूरी तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग देखेंगे। थैंक यू।